ऑलराइट बेटे, जब हम फिलअप्स करते हैं हमें चार चीजों का खास ध्यान रखना है, which I'm going to first have a brief discussion and then share it on the word file. आपको ये ध्यान रखना है कि रीडिंग जो फिलअप्स हैं ये हमें नॉट मोर देन 2 वर्ड्स दिया हुआ है तो नॉट मोर देन 2 वर्ड्स में ही करना है, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स है तो नॉट मोर देन 3 वर्ड्स. इफ देर इज अ सिंगल वर्ड रिक्वायरमेंट यू आर गोइंग टू राइट इट ओनली इन single word. If we write any more than this, we get the question wrong. अगर हमने एक भी वर्ड ज्यादा लिख दिया या जितनी हमें लिमिट दी हुई है अगर हम उस लिमिट में वर्किंग नहीं कर रहे तो आंसर रॉन्ग होगा ही होगा. कई बार बच्चे कहते हैं मैम ए एंड द की गलती कर बैठे हैं, हम ए एंड द लगा दिया, हमने वहां पे आना नहीं था. ठीक है, वहां पे मतलब 3 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट थी या 4 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट, 3 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट थी या 1 वर्ड की रिक्वायरमेंट थी. जो रिक्वायरमेंट वहां मांगी है अगर आपने उसके अलावा ए एन या द जैसा वर्ड भी अगर एक्स्ट्रा लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटे. क्या बेटे, व्हाई देयर इज अ नॉइस इन बिटवीन टुडे? व्हाट्स रॉन्ग? The next thing that you need to take care is also note that it says from the text. This means that we cannot change the words from the text. इस लाइन को खास ध्यान रखना बेटे. ऑल्सो नोट दैट इट सेज आपने जो आंसर्स लिखने हैं वो टेक्स्ट के अंदर से ही लिखने हैं. कई बार बच्चे क्या कहते हैं फिलअप्स में अपनी मर्जी से आप आंसर नहीं लिख सकते. आपने आपको लगा कि इसका सिनोनिम ये हो सकता है, मान लो एडवर्टाइज का सिनोनिम हो सकता है प्रमोट. ठीक है, अब टेक्स्ट के अंदर अगर आपको ब्लैंक जो दिया हुआ और उसके बॉक्स में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें वर्ड आपको प्रमोट भी दे रखा है और आपको एडवर्टाइज भी दे रखा है तो आप एडवर्टाइज को ही चूज करोगे क्योंकि वो टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ था. आप प्रमोट वर्ड यूज नहीं कर सकते. which means that you can change the form of the word but you cannot choose a word that is not there in the text. कई बार ऐसा होता है मैम, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो टेक्स्ट में नहीं होते और हमें उनको लिखना पड़ जाता है. वो बेटा सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही होती है, उसके अंदर फॉर्म चेंज होती है. कैसे? मैं अब आपको यहीं पे इसको लिख के दिखाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है ब्यूटिफुल. ठीक है, ब्यूटिफुल. हम क्या कर सकते हैं, इस ब्यूटिफुल वर्ड को यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटिफुली. ब्यूटीफुली. और इफ यू हैव अ वर्ड आई न्यू इट या द एग्जामिनर डज इट, नहीं, द एग्जामिनर knows about the consequences but still does it. फिर भी इसे करता है. अब हमने क्या किया, यहाँ पे ना मीनिंग चेंज कर रहे हैं और ना ही हम वर्ड दूसरा उठा रहे हैं. अगर आपको फिलअप्स के अंदर ब्रैकेट में ऑप्शन दिया हुआ है, फिलअप्स मतलब जो बॉक्स बना होता है उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है नोइंगली. अब आप कहते हो कि मैम नोइंगली और डेलिबरेटली दो वर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है बेटे, नोइंगली का मतलब होता है जानते हुए भी, जानते हुए भी. और डेलिबरेटली का मतलब होता है धक्के से, जानबूझकर. ठीक है, अब दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा फर्क है. इसमें है कि जानते हुए भी और डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझकर. और आपको क्वेश्चन, आपको टेक्स्ट में दिया हुआ है द एग्जामिनर नोज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस बट स्टिल डज इट. इसका मतलब यह है द एग्जामिनर नोइंगली डज इट. नोइंगली.
जानते हुए भी आप इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो, नोज का नोइंगली हो गया, ठीक है। लेकिन आप डेलिबरेटली आंसर नहीं करोगे, क्योंकि डेलिबरेटली आपको टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। अगर आप नोट करो, ये आपका टेक्स्ट है, पैसेज के अंदर आपको जो ब्लू में लिखा हुआ वो पैसेज के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। पैसेज के अंदर एक लाइन दे रखी है जहां से आपने फिल करना है। अब आपको ऑप्शंस में नोइंगली दे रखा है और डेलिबरेटली दे रखा है इन अ बॉक्स दैट इज गिवन टू यू, से इन अ बॉक्स। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस में से वही आंसर आपने ब्लैंक में लिखना है जो आपका दिया हुआ वर्ड है उसका सिनोनिम है, या उस सिनोनिम नहीं, सॉरी, उसकी फॉर्म है। नोज का नोइंगली उसकी एक फॉर्म है। ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुली लिख सकते हैं, स्मार्ट को स्मार्टली लिख मैम सकते हैं। यस मैम समझ नहीं आया, दोबारा दस्सियो। जशन, यू जॉइंट लेट। नो मैम, आज टाइम पक्का? ते लाई। गुड। हाँ जी, ओके। पूछ लो जी किसे। नहीं, दैट्स नाइस बेटे। ओके बेटे, जो फिलिप्स होते हैं ना, फिलिप्स के अंदर आप देखो, मैं आपको एक नीचे सैंपल दिखा रही हूँ अभी। अभी आप देखना, इससे मैं आपको बेटर क्लियर कर रही हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, हमें इस तरीके से बेटा पैसेज दिया होता है पहले। ये हमारा पैसेज है। I'll just clear all drawings and this is our passage. I will mark it 22. ये हमारा पैसेज है, ठीक है। हमें पैसेज दिया होता है और नीचे हमें क्या दिए होते हैं, एक बॉक्स दिया होता है। बॉक्स में से हमें फिलिप्स भरने हैं। कई बार बॉक्स वाले फिलिप्स आते हैं, कई बार बिना बॉक्स वाले आते हैं, ठीक है। अग्रीड? ये तो समझ आ गई बात, सिंपल है। अब बेटे, जब बॉक्स के अंदर आपको, मान लो आपको अब यहाँ पे ना इसके इसकी बजाय आपको स्टेटमेंट वो दी हुई थी जो अभी मैंने आप ऊपर लिखी थी। दिस वॉज द स्टेटमेंट। मैं स्टेटमेंट को नीचे कट करके ले जा रही हूँ। आप सोचो कि आपका टेक्स्ट ये है, ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है। जस्ट थिंक, जस्ट 1 सेकेंड। दिस इज नॉट योर टेक्स्ट, ये मैं आपको हेडिंग दे रही थी। आप सिर्फ नोट करो, ये जो ब्लू में आपको दे रखा है ये आपका टेक्स्ट है। और आपको नीचे ऑप्शंस में यहाँ पे मैं एक दो वर्डिंग्स और ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे ये आपके दो तीन ऑप्शंस और हैं, ठीक है। नोइंगली, डेलिबरेटली, राइट, ठीक है। नोइंगली का मतलब हो गया जानते हुए भी। डेलिबरेटली का मतलब हुआ जानबूझकर, धक्के से, ठीक है। अब आपकी स्टेटमेंट दी हुई है आपको, जैसे कि पैसेज में दे रखा है, द एग्जामिनर नोज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज बट स्टिल डज इट। एक एग्जामिनर है, उसको पता है कि इस चीज का क्या नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी वो ये काम करता है। इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, फिर भी वो इसका काम करता है। आपकी स्टेटमेंट ये है ऊपर टेक्स्ट में। और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द एग्जामिनर या द एग्जाम कंडक्टर। एग्जामिनर को मैंने क्या चेंज कर दिया, एग्जाम कंडक्टर डैश डज द वर्क। यहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है। गेटिंग माई कंसेप्ट? आपकी स्टेटमेंट क्या है, ये आपका क्या है, टेक्स्ट है बेटे। ब्लू में क्या है, टेक्स्ट। और रेड में आपका क्या है, दिस इज योर फिलअप, जो आपको क्वेश्चन में आया हुआ है। अब आपने क्या करना है, नीचे आपको बॉक्स में दो वर्ड्स दिए हुए, इन दोनों वर्ड्स में से एक फिट करना है। दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, नोइंगली और डेलिबरेटली का। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैम ये तो बहुत पास पास के मीनिंग है, हम कैसे इसका आंसर इसमें से कौन सा लिखे। या ये भी हो सकता है आपको डेलिबरेटली का वहां पे मतलब ना पता और नोइंगली का मतलब पता हो।
कई बार होता है ना कि मैम एक वर्ड ऐसा होता है जिसका हमें मीनिंग नहीं पता होता, और एक वर्ड ऐसा होता है जिसका मीनिंग हमें पता होता है, और हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आंसर कौन सा लिखे हैं। बिना मीनिंग पता होने के हम क्लियर ही नहीं हो सकते, हम श्योर नहीं हो सकते आंसर के लिए, तो हम तुक्का लगा के वहां पे आंसर लिखाते हैं, या तो ये लिखाएंगे या ये लिखाएंगे, इधर नोइंगली और डेलिबरेटली। बट अगर आप इसमें ये ध्यान, अगर आपको एक रूल याद है कि रितिका मैम ने बोला हुआ है, अगर फिलअप्स के अंदर जो वर्ड आपका टेक्स्ट में दिया हुआ है, अब आपका आंसर यहां से होना चाहिए था, आपका मैक्सिमम आंसर इसके बीच में होगा, क्योंकि आपको यहां से नोज से स्टार्ट होगा बेटे, नोज से, नोज से लेके डज तक। क्योंकि अगर आप नोट करो, आपको बाकी चीज सारी की सारी दे रखे है। एग्जामिनर्स मींस, एग्जामिनर आएगा, सॉरी, द एग्जामिनर मींस एग्जाम कंडक्ट करने वाला, एग्जामिनर मींस एग्जाम कंडक्ट करने वाला। ये वर्ड आपका दिया हुआ है तो ये नहीं हो सकता। एग्जामिनर का मीनिंग यहाँ दे रखा है एग्जाम कंडक्टर, ये वर्ड नहीं हो सकता। वर्क वर्ड आपका दिया हुआ है, ये वर्ड यहाँ पे भी आया हुआ है। अब एग्जामिनर को पता था कॉन्सिक्वेंसेस के मैम बारे डस में। भी आया हुआ है, डस हाँ, भी आया हुआ है, डज भी आया डस। हुआ है, परफेक्ट, डज द वर्क, ठीक है, तो हम डज को भी एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। अब नोज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, अब यहाँ पे अगर नॉट मोर देन वन वर्ड है, नॉट मोर देन वन वर्ड है, तो हम इसका आंसर कर देंगे नोइंगली। क्या कर देंगे यहाँ पे? नोइंगली। मैं आपको इसको नॉर्मल इसी के फॉर्म में बताती हूँ। इसका आंसर हम यहाँ पे नोइंगली कर देंगे बेटे, अगर हमें सिर्फ वन वर्ड दिया हुआ है तो। क्यों? क्योंकि अगर वो हमें और ज्यादा वर्ड्स का ऑप्शन नहीं दे रहा तो हम ये सब नहीं लिख सकते, नोइंगली या नोज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस पूरी लाइन नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना। जब दिया ही वन वर्ड है तो हम सारी बात नहीं लिख पाएंगे। अब जशन ने स्विमिंग की, जशन ने खाना खाया, जशन ने बाथ ली। अब हमें उसने वन वर्ड दिया है तो हम वन वर्ड में वन ही एक्टिविटी फिल कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू राइट थ्री एक्टिविटीज, राइट। सिमिलरली अब एक स्टेटमेंट में अगर आपके पास वन वर्ड लिखने का ऑप्शन है तो आपको ना चाहते हुए भी बाकी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप इसमें नोइंगली की जगह अगर आप कॉन्जिक्वेंट लिखते हो या कॉन्जिक्वेंटली लिखते हो, ठीक है, ये देखो, द एग्जाम कंडक्टर कॉन्जिक्वेंटली डज द वर्क, कॉन्जिक्वेंटली डज द वर्क। कॉन्जिक्वेंटली मीन्स परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, यस, परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट अगर वो काम करता है, इसका कोई मीनिंग बन रहा है? सेंस नहीं बन रहा। सेंस नहीं बन रही, ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन इरेडिकेट करना होगा, मींस खत्म करना होगा। हमने खत्म कर दिया। अब अबाउट और द, ठीक है, द एग्जामिनर कंडक्टर अबाउट द, अबाउट डज द वर्क, इसमें भी कोई सेंस नहीं बनती, बनती है? टेल मी। नो, नहीं बन रही, ठीक है। एंड देन अगर आप इसमें बट लगाते हो, द एग्जामिनर कंडक्टर बट डज द वर्क, ठीक है, यहाँ पे अगर इवन देन होता ना, इवन देन डज द वर्क, फिर भी वो काम करता है, फिर भी शायद यहाँ पे बात बन जाती। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या है? नोइंगली और डेलिबरेटली। अब एक आप सोचो कि आपको डेलिबरेटली का मतलब पता ही नहीं है, आप सोचो कि मैम बिल्कुल अनजान हूं मैं, वहां पे मेरी वोकैब वीक है, मुझे नहीं पता डेलिबरेटली का मतलब क्या है। आप नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, और अगर आपको पता है तो भी आपने एक ही रूल याद रखना है कि मैम ने बोल रखा है कि जो वर्ड हमारा, द वर्ड विच इज देयर इन द टेक्स्ट, यानी कि नोज, उसकी फॉर्म आ सकती है। इसकी फॉर्म क्या है? नोइंगली, एल वाई लग गया इसमें, ING LY, नोइंगली, इसकी फॉर्म चेंज कर दी।
जानते हुए भी कार्य करता है, एग्जाम कंडक्टर जानते हुए भी कार्य करता है। ठीक है, तो आप फॉर्म चेंज कर सकते हो। आप डेलिबरेटली को आपको मीनिंग नहीं भी पता ना, आप तब भी इस वर्ड को पिक नहीं करोगे बेटे, क्योंकि ये वर्ड टेक्स्ट के अंदर नहीं दिया हुआ। हाँ, अगर आपको नोइंगली ऑप्शन ना दिया होता, I'll clear it and explain it again. अगर आपको नोइंगली ऑप्शन ना दिया होता, ठीक है, आपको ये ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, अब आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला हुआ है, डेलिबरेटली, या आपके पास जितने, जैसे मान लो ये बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हैं, ठीक है, अब आपको पता लग गया कि ना बाकी सारे ऑप्शंस तो नहीं जा रहे, एक डेलिबरेटली जा रहा है, पर आपको उसका मीनिंग नहीं पता। अब क्या बात आ रही है कि आपको मैम, हमें मैम इसका मीनिंग नहीं पता, नाउ व्हाट टू डू, ठीक है, वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इन दैट केस आप उसको चेक करोगे कि इस लाइन का सिनोनिम बन रहा है या नहीं बन रहा। एग्जामिनर जानते हुए भी, ठीक है, आप बाकी वर्ड्स को देखोगे, एग्जामिनर प्रिडिक्टेड डज द वर्क, नहीं जा रहा। एग्जामिनर एस्टैब्लिश्ड डज द वर्क, एग्जामिनर रोज डज द वर्क, एग्जामिनर अकरिंग डज द वर्क, नहीं। इंसिडेंट, होप्ड, आप नोट करना बाकी सारे वर्ड्स ना उसके साथ मैच ही नहीं होंगे, ठीक है, कोई एक वर्ड या दो वर्ड ही होंगे जो उसके साथ लिंक कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है, डेलिबरेटली और अननोइंगली। बड़े ध्यान से सुनना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। डेलिबरेटली एंड अननोइंगली, बेटा नोज का ऑपोजिट अननोइंगली। नोज मीन्स मैं जानता हूं या जानती हूँ, अननोइंगली मीन्स ना जानते हुए भी। ऑपोजिट वर्ड हो गए ना दोनों, ये और ये दोनों ऑपोजिट हुए, Yes, ma'am. ठीक है, ये दोनों वर्ड्स आपस में ऑपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, और आपको इसमें से कोई भी और मीनिंग इसके साथ जाता हुआ वर्ड नहीं लग रहा इस सेंटेंस के साथ, ठीक है। इस सेंटेंस के साथ आपको इसमें से और कोई वर्ड नहीं लग रहा, आपको ये दो वर्ड लग रहे हैं, क्योंकि नोइंगली और नोज दोनों मिलते जुलते वर्ड है, लेकिन उसके आगे अन लग गया। अन मीन्स इट इज अ प्रीफिक्स, यू एन लगाने से इस वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया, ये क्या बन गया, ना जानते हुए भी। तो आपका ये वर्ड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा बेटे, क्लियर, दैट वर्ड विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसल्ड, दिस वर्ड विल गेट कैंसल्ड बेटे, क्योंकि ये ऑपोजिट है। इज दैट क्लियर? आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन, डेलिबरेटली, और वो सबसे क्लोज ऑप्शन जा रहा है। I hope I'm able to make myself very clear to you people now that what you need to take care is of, कई बारी वर्ड मिलता हुआ जरूर होता है। अब ये वर्ड इसके साथ मिल जरूर रहा था, नोज के साथ अननोइंगली मिलता जुलता वर्ड जरूर था, लेकिन मीनिंग ऑपोजिट था। अब ये ना हो कि मैम ने कहा है कि टेक्स्ट में मैम वर्ड मिलता जुलता ही होना चाहिए, वही वर्ड आंसर लिख के आना है। दो सिचुएशंस हैं, अगर आपके पास मिलता जुलता वर्ड है और उसका क्लोज ऑप्शन है, ठीक है, मिलता जुलता वर्ड क्या था, जैसे डेलिबरेटली और अननोइंगली, मैं यहां दोबारा लिख रही हूं, डेलिबरेटली एंड अननोइंगली, DELIBERATELY, डेलिबरेटली एंड नोइंगली। अब ये दोनों मिलते, नोइंगली और नोज मिलते जुलते वर्ड हैं, तो आप डेलिबरेटली को नहीं लोगे। रीजन, डेलिबरेटली इसका क्लोज ऑप्शन है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन नोइंगली है, क्योंकि वो टेक्स्ट से मिलता जुलता है। और अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपके पास एक वर्ड है जो मिलता जुलता है, यानी अननोइंगली टेक्स्ट से मिलता जुलता है, लेकिन इससे ऑपोजिट मीनिंग है उसका, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं उठाओगे, मीनिंग हमेशा सेम होना चाहिए। आप उस कंडीशन में प्रेफर करोगे, आप डेलिबरेटली वर्ड को पिक करो, ना कि अननोइंगली को।
Yes, anybody has a doubt in this tip number 2 that I gave you? पहला टिप था आप नंबर नॉट नंबर ऑफ वर्ड्स की जो आपको हेडिंग दी गई है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने आप उसको ध्यान रखोगे. सेकेंड थिंग दैट यू आर गोइंग टू टेक केयर इज ऑफ आपने टेक्स्ट में से ही वर्ड उठाना है. आप उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो, उसका मीनिंग नहीं बदल सकते. आप ऐसा क्वेश्चन आप ऐसा वर्ड नहीं पिक करोगे जिसका मीनिंग कुछ और आ रहा हो और वो वर्ड टेक्स्ट में उस अब टेक्स्ट में से उठाने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वर्ड सेम दिखता हो. वर्ड का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए पहली बात. और अगर दो सेम मीनिंग वाले वर्ड मिल रहे हैं, आपको सिनोनिम वर्ड दिए हुए हैं, तो उनमें से आप वही वर्ड पहले पिक करोगे जो टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है एज इट इज. अब टेक्स्ट के अंदर इसमें हमें नोज वर्ड दे रखा है, तो हम नोइंगली को पहली प्रेफरेंस देंगे, ना कि डेलिबरेटली को. हालांकि दोनों का मीनिंग मिलता जुलता ही है, इसी मिलता जुलता मीनिंग होने के बावजूद भी हमने नोइंगली को ज्यादा प्रेफरेंस दिया क्योंकि नोज वर्ड टेक्स्ट में दिया हुआ है. और जब मीनिंग ऑपोजिट दे रखा हो तो हम नोज का अननोइंगली ऑपोजिट है. मैम एक इंटेंशनल वर्ड भी होता है ना, इंटेंशनली. यस यस, इंटेंशनली वो भी डेलिबरेटली का ही होता मीनिंग बेटा. हाँ जी. डेलिबरेटली डेलिबरेटली. ठीक है, क्लियर. अब मैं इसमें आपसे ना क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन लेट मी कंप्लीट माय लास्ट सेंटेंस. अगर आपका मीनिंग ऑपोजिट दिया हुआ है उसके अंदर, अगर दो वर्ड्स दिए हुए हैं और उनमें से एक वर्ड है तो टेक्स्ट में मिलता जुलता, जैसे नोज और अननोइंगली, इनके लेटर्स तो मिल रहे हैं आपस में, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो ऑपोजिट है. ऑपोजिट मीनिंग वाली कंडीशन में हम मिलते जुलते लेटर्स वाले वर्ड को पिक नहीं करेंगे. हम वही वर्ड पिक करेंगे जिसका मीनिंग सेम जा रहा हो हमारे टेक्स्ट वाले वर्ड के साथ, यानी सिनोनिमल वर्ड पिक करते हैं. दो कंडीशन है इसमें बेटे. अब मैं एक स्टेटमेंट बना के मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है. आई विल आस्क यू. इंटेंशनली की ही बात कर लेते हैं हम. इसी स्टेटमेंट को मैं चेंज करके मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी. जस्ट अ मिनट. देखो मैं यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ. एग्जामिनर knows about the consequences but still does work. Okay, the examiner okay the examiner intentionally, ठीक है, does the work. examiner intentionally does the work. और टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है, टेक्स्ट आपका ये है और आपका क्वेश्चन जो है वो ये है बेटे. दिस इज योर क्वेश्चन. It says the exam conductor deliberately or knowingly does the work. अब आप इसमें से चूज करो आपका मीनिंग कौन सा आएगा. दोनों वर्ड्स आपके टेक्स्ट मैम में. हाँ मैम जी. ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਤੇ ਨੋਇੰਗਲੀ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ओदे ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ नाल ਨਾਲ. देखो, अब दोनों ऐसे वर्ड्स आगे जिसके अंदर हमारा कोई भी वर्ड इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो आप पहले प्रेफर करोगे, आप मीनिंग ही चूज करोगे. मैम मैच का करी ਜਾਂਦਾ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ. हाँ, डेलिबरेटली मीन्स धक्के ना, नोइंगली मीन्स जानते हुए भी. ठीक है, ਹਾਂਜੀ. थोड़ा सा फर्क है. एक पतली जी लाइन है दोनों दे विच जेड़ा मीनिंग वख कर रही है, राइट, जो जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है. देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. तो डेलिबरेटली जो है इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन इंटेंशनली के साथ मैच हो रहा है. दोनों के दोनों ऑप्शंस टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन हमने क्लोज्ड मीनिंग पिक किया इसके साथ. अब अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ, एक और क्वेश्चन अराइज कर रही हूँ, ठीक है. जस्ट सी दिस. See now. The examiner
has the dash to do the work। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन का ना थोड़ा सा तरीका बदल दिया और मैंने आपको ऑप्शन दिया है हैज द विलिंगनेस और इंटेंशन। विलिंगनेस और इंटेंशन दोनों का मीनिंग मिलता जुलता है, वो करना चाहता है, और इंटेंशन का मतलब ये होता है कि वो करना चाहता है। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों में से कौन सा वर्ड पिक करेंगे जो हमारा क्वेश्चन से मिलता जुलता है, टेक्स्ट से मिलता जुलता है, फॉर्म सिर्फ फॉर्म बदल रही है। इंटेंशनली का हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इंटेंशन। Intention. ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, यानी उसकी इंटेंशन है और उसने काम इंटेंशनली किया। दोनों में फॉर्म का फर्क है सिर्फ। अगर मैं आपको बोलूं राहुल इज स्मार्ट, और मैं आपको बोलूं राहुल स्मार्टली डज द वर्क, ठीक है, या राहुल हैज स्मार्टनेस टू डू द वर्क, दोनों लाइंस में मतलब समझना बेटे। देखो राहुल, बेटे वीडियो ऑफ होने वाली है एंड आई विल कनेक्ट विद यू अगेन। राहुल हैज द स्मार्टनेस टू डू, हैज स्मार्टनेस, द हटा रही हूं मैं इसमें से, हैज स्मार्टनेस टू डू द वर्क। अब मैं इसी सेम सिचुएशन को लिख रही हूँ, राहुल डज द वर्क स्मार्टली। Smart. सिर्फ और सिर्फ ये डज और हैज चेंज हो रहा है, ये स्मार्टनेस और स्मार्टली चेंज हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रही है। डू का डज हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास कोई चीज है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है मान लो, ठीक है, सपोज आई हैव अ मोबाइल फोन, राइट। रितिका मैम हैज मोबाइल फोन, ठीक है। अब रितिका मैम डज सम वर्क, अगर मैं कोई काम किस तरीके से कर रही हूँ, रितिका मैम यूजेस हर मोबाइल फोन फ्रीक्वेंटली, मीन्स काफी ज्यादा यूज करते हैं मैम, ठीक है। तो वो मेरी क्वालिटी बता रहा है कि मैं कैसे यूज कर रही हूँ उसे। अब मेरे पास क्या है, उसके लिए हैज वर्ड यूज किया। हैज वर्ड का मतलब है मेरी पोजेशन। पोजेशन मीन्स मेरे पास क्या चीज है, वो मेरी है, दैट इज माइन, हैज। तो